नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मूर्ति देखिए। ऐसी ही एक और मूर्ति है ये वाली। अब आप इस पेंटिंग को देखिए। ये पेंटिंग मुगल काल की है, या फिर इस दूसरी पेंटिंग को देखिए जो कि 19th सेंचुरी की पेंटिंग है। आप इस फोटो को भी देख सकते हैं। इतनी सारी पेंटिंग्स और मूर्तियों में एक चीज कॉमन है। इन सारी फोटोज को अगर आप एक साथ देखेंगे स्क्रीन पर तो इनमें से एक चीज मिसिंग है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये सारी इंडियन वुमेन हैं, लेकिन किसी भी पेंटिंग में या किसी भी पिक्चर में महिलाओं ने ब्लाउज जैसा कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है। इनफैक्ट कुछ मूर्तियों में आपको दिखेगा कि महिलाओं ने कमर से ऊपर दूसरा कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है। एंशिएंट इंडिया में आपको ऐसा पहनावा रखने के कई सबूत, कई प्रमाण मिलते हैं जहां महिलाएं ब्लाउज जैसी कोई चीज नहीं पहनती थी। और हाँ, ये बात नग्नता भी नहीं मानी जाती थी। खजुराहो और अजंता में बनी तमाम मूर्तियां इस बात की गवाह हैं कि एक टाइम था जब महिलाएं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी जो आज साड़ी के साथ ब्लाउज का कल्चर है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? क्या थी हमारी प्राचीन परंपराएं और क्या मुगल काल में भी ये ऐसा होता था? और कब ये सब बंद हो गया? आखिर ये ब्लाउज का कॉन्सेप्ट आया कहां से? इसे लाने वाले कौन लोग थे और इसे लाने के पीछे का असली लॉजिक क्या है? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो उससे पहले आप ये यूटिलिटी जैकेट देख सकते हैं, जो कि ना सिर्फ आपको ठंड से बचाएगा बल्कि इस जैकेट में कई पॉकेट्स हैं जिनमें आप अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं और ये काफ़ी स्टाइलिश भी है। तो शॉप नाउ पर क्लिक करें, आपकी जैकेट यहाँ से खरीद सकते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें उससे पहले मैं आपको एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये बात यह है कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने भारत को हीन भावना से ना सिर्फ देखा बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में इस बात को फैलाया कि भारत एक असभ्य देश है जिस पर कब्जा करके वो भारत पर एहसान कर रहे हैं। इतिहासकारों के बीच इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ व्हाइट बर्डन कहा जाता है। जेम्स मिल जैसे इतिहासकार आए जिन्होंने वेदों को और भारत के प्राचीन इतिहास के वजूद को सिरे से नकार दिया। आज भले ही बिना ब्लाउज के साड़ी को इमेजिन करना इम्पॉसिबल हो, साड़ी या लहंगे के साथ पहना जाने वाला ब्लाउज भले ही आज एक स्टाइलिश टॉप वियर हो, लेकिन एक दौर था जब ब्लाउज फैशन तो छोड़िए, नॉर्मल कमर के ऊपरी हिस्से को ढकने के काम भी नहीं आता था। तो फिर इसकी कहानी क्या है? अब प्राचीन काल की बात करें तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एरिया की जो क्लाइमेट होती है वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के खान पान, रहन सहन और पहनावे को डिसाइड करने में मेजर फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए बुर्का अगर आप देखें तो अरब देशों में एक ज़रूरत हुआ करती थी ताकि वहाँ आने वाले रेगिस्तानी इलाकों में उड़ने वाली जो धूल है उससे आंखों को और चेहरे को बचाया जा सके। ठीक ऐसे ही अगर आप इंडिया को देखें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है, यानी कि यहाँ गर्मी जो है वो बड़े पैमाने पर पड़ती है। इसीलिए लोगों को यहाँ हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत होती थी जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में खुद को जिंदा रख सकें। अब आर्कियोलॉजिकल खुदाई से हमें कपड़ों के एक्चुअल सबूत मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बेहद नाजुक होता है। कपड़ा लंबे टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल के वस्त्रों में मुख्य रूप से पूरे शरीर पर लपेटा जाने वाला एक ही कपड़ा शामिल था जिसे कंधे पर लटकाया जाता था। ये कपड़े ज़्यादातर बुने हुए और बिना सिलाई वाले लंबे कपड़े होते थे जिससे वो अपने शरीर पर महिलाएं जो हैं वो लपेट कर पहनती थी। इसमें कई बार ऊपरी शरीर को ढकने के लिए आभूषणों का इस्तेमाल होता था या दूसरी सजावटी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती थी। एग्जाम्पल के लिए मौर्य साम्राज्य में महिलाएं अक्सर कढ़ाई वाले कपड़े की कमरबंद पहनती थी जिसके सिर पर ड्रम की जैसे गांठें होती थी। कमर के ऊपर के कपड़ों में मेन कपड़ा उत्तरीय कहा जाता था। अब उत्तरीय क्या होता था? एक लंबा दुपट्टा जैसा होता था। सुलोचना अय्यर अपनी किताब कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स एज डिपिक्टेड इन दी स्कल्पचर ऑफ ग्वालियर म्यूजियम में बताती हैं कि महिलाएं आमतौर पर उत्तरीय को केवल बाएं कंधे पर डालकर पहनती थी जिसे उपवीत कहा जाता था। प्रवर नाम का एक और कपड़ा था जिसे वो ठंड के मौसम में पहना करते थे। खैर, महिलाओं द्वारा सिली हुई चोली पहनना, जिसे ब्लाउज के पहले वर्जन के तौर पर देखा जाता है, वो भी बहुत बाद में आया और पूरे कॉन्टिनेंट पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पर उभरा। यक्ष, अप्सरा और देवियां, इनसे जुड़े ग्रंथों हों या फिर मंदिर के मेहराब और खुदाई से मिले दूसरे अवशेष हों, वहां पर महिलाओं को अपने ऊपरी शरीर को खुला छोड़ते हुए दिखाया गया है। कभी कभी कमरबंद या फिर बेहद खूबसूरत ज्वेलरी से इन्हें ढका जाता था।
फिर इसके बाद आता है एक बेहद लंबा और कंट्रोवर्शियल टाइम पीरियड, यानी कि सल्तनत काल और मुगल काल। 13वीं शताब्दी से लेकर खिलजियों, तुगलकों, सैयदों, लोधियों के शासन के साथ कपड़े पहनने के ढंग में कई इंपॉर्टेंट बदलाव हुए। भारत का सल्तनत पीरियड एक तरह का ट्रांजिशन का दौर था, जिसमें एक तरफ दरबार से दूर रहने वाली महिलाएं अभी भी अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए खास मेहनत नहीं करती थी। वो अपने शरीर में कमर से ऊपर के हिस्से को किसी बैंड या फिर चोली से ढकने के काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक संस्कृति में महिलाओं को पूरी तरह से ढके रहने का समर्थन किया गया था। यह परंपरा प्राचीन भारत से मेल नहीं खाती थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ शाही दरबार की महिलाओं का पहनावा बदलने लगा। कमर के निचले हिस्से को ढकने के लिए पहले जामा पहना जाता था, जिसे कि आगे चलकर टाइट फिटिंग वाली अंगिया और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी को पहनावे के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्लाउज अभी भी इस परंपरा में जुड़ा नहीं, लेकिन धीरे धीरे रूढ़िवादी इस्लाम की पनपती संस्कृति में ऊपरी हिस्से को ढकने की परंपरा आ गई थी। इससे होता यह था कि कमर का हिस्सा दिखाई देता था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम दरबार की महिलाएं अपने पहनावे के हिस्से के रूप में अंगिया पहनती थी। मध्यकाल के दौरान दक्कन के दरबार और वेस्टर्न भारत की महिलाएं चोलियों के साथ घाघरा भी पहनती थी, जिस पर बहुत ज्यादा कढ़ाई की जाती थी। कहने का मतलब है कि इस्लामिक पीरियड में शरीर को ढकने की परंपरा शुरू हो गई थी। इसी दौर में दुपट्टे का प्रचलन भी देखने को मिलता है। ठीक ऐसे ही मुगल काल में पहनने के तरीकों में डाइवर्सिटी और भी बढ़ी। इसके पीछे की वजह थी मैरिज अलायंसेस, जो कि अकबर के द्वारा शुरू किए गए थे। भारतीय राजाओं के परिवार में जब शाही संबंध स्थापित हुए तो इसका असर पहनावे पर भी पड़ा। प्रभाव यह हुआ इसका कि कुछ महिलाएं चोली और ब्लाउज पहनती थी, जबकि कुछ महिलाएं नहीं पहनती थी। अब यहाँ आपको एक बात और याद दिला दूं कि कमर के ऊपर के हिस्से को ढकना या खुले रखने का मामला महिलाओं की सोशल कंडीशन पर भी डिपेंड करता था, और इस कंडीशन में देश के अलग अलग हिस्सों की क्लाइमेट भी मैटर करती थी। जैसे कि आभूषणों से सजे या सजावटी कपड़ों से बने ऊपरी हिस्से के वस्त्र ज्यादातर अमीर महिलाओं के लिए होते थे, वहीं कॉमन महिलाओं के लिए सिंपल साड़ी या लुंगी पहनने का चलन था। ठीक ऐसे ही साउथ इंडिया में गर्म प्रदेशों में बिना साड़ी जैसे बिना सिलाई वाले हल्के कपड़े ज्यादा प्रैक्टिकल थे। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि जिसे इतनी देर से हम आज़ादी के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, साउथ इंडिया में वही दलित महिलाओं के शोषण का प्रतीक था। असल में साउथ इंडिया में कुछ तथाकथित निचली जाति की महिलाओं को अपना ढकने की मनाही थी, खास तौर पर त्रावणकोर जैसे रियासत में। त्रावणकोर में बाकायदा इसके लिए सामाजिक सुधार आंदोलन किया गया, तब जाकर इसमें कहीं बदलाव आया। अब दोस्तों, आपको अंदाजा इतना तो लग गया होगा कि भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक ब्लाउज का यूज महिलाओं के कपड़ों के साथ नहीं होता था। और अब आपने ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर ब्लाउज इंट्रोड्यूस हुआ होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। सिर्फ ब्लाउज नहीं बल्कि पेटीकोट भी ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले तक आम महिलाओं से लेकर राजघरानों की महिलाओं के लिए भी स्तनों को ढकना या फिर चुस्त वस्त्र पहनना कंपलसरी नहीं हुआ करता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के आसपास ये ट्रेडिशन बदल गया। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने भारत की सामाजिक परंपराओं के साथ महिलाओं के कपड़े पहनने के ढंग को भी असभ्य करार दिया। क्योंकि तब ट्रेडिशनल रूप में साड़ी को ब्लाउज या पेटीकोट के बिना पहना जाता था, इसलिए महिला के शरीर का एक बड़ा हिस्सा खुला और एक्सपोज्ड होता था। अंग्रेजों को यह पसंद था नहीं। अब यहाँ एंट्री होती है एक कुलीन महिला की। इनका नाम था ज्ञानांदनी देवी। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर की वाइफ थी, वही सत्येंद्र नाथ टैगोर जो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। इनके पति और ज्ञानांदनी देवी का ब्रिटिश क्लब में आना जाना लगा रहता था। ऐसे में एक दिन उन्हें क्लब में घुसने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इनएप्रोप्रिएट कपड़े पहने हुए थे। ये बात ज्ञानांदनी देवी को बहुत चुभी, इसलिए उन्होंने काफी सोच समझने के बाद डिजाइन किया ब्लाउज, ताकि महिलाओं के कमर का ऊपरी हिस्सा ढका रहे। साड़ी पहनने की शैली को नीवी कहा गया, जो बंगाली शब्द नवीन से लिया गया है। इसका मतलब है नया। इसके बाद बहुत तेजी से महिलाओं की ड्रेसिंग में बदलाव आया। इसी दौरान पेटीकोट भी डेवलप हुआ, जो कि महिलाओं के लिए एक बड़े अंडरगारमेंट की तरह काम करता था। इस तरह से देखा जाए तो जो प्राचीन महिलाओं में ओपननेस थी, जिसके लिए महिलाएं आज भी लड़ाइयां लड़ती हैं कि उनके कपड़े उनकी चॉइस है, वो अंग्रेजों के आने के पहले तक भी काफी हद तक हुआ करती थी उनकी चॉइसेस। लेकिन ब्रिटिशर्स के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सभ्य दिखने के लिए ब्लाउज और पेटीकोट जैसे कपड़ों को इन्वेंट करना पड़ा। सभ्य दिखने के लिए महिलाओं को कपड़े पहनने की अपनी आज़ादी को उस समय खोना पड़ा। तो
तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे ब्लाउज इन्वेंट हुआ और कैसे प्राचीन भारत में महिलाओं के कपड़े पहनने का ढंग हुआ करता था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।